अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। नाजरीन, अमेरिका में टैक्स फाइलिंग का आगाज़ हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी शहरी टैक्स फाइल करेंगे। अमेरिका में टैक्स फाइलिंग का क्या तरीक़ेकार है और ये क्यों ज़रूरी है? टैक्स फाइलिंग का जब वक्त आता है तो हमारी कोशिश होती है कि अपने नाजरीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में आगाही दे सकें। आज के प्रोग्राम में अपने मेहमान से ये जानना चाहेंगे कि इस साल टैक्स फाइलिंग किस तरह होगी और इसका क्या तरीक़ेकार है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग के अकाउंटेंट और IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ और सवालों के जवाबात लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करेंगे अमरीकी शहरी किस तरह टैक्स फाइल कर सकते हैं और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग के अकाउंटेंट और IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसा कि टैक्स का सीज़न आ चुका है, अब लोग टैक्स फाइलिंग की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि टैक्स फाइलिंग की तारीख क्या है और कब तक प्राइवेट लोग टैक्स फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस की क्या डेट्स हैं, बिजनेसमैन अपनी कॉरपोरेशंस का टैक्स कब तक फाइल कर सकेंगे और इसकी आखिरी तारीख क्या होगी। इंडिविजुअल टैक्स जो अभी स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी 2023 से, और इसकी डेडलाइन इन्होंने इस मर्तबा रखी है 18 अप्रैल 2023 तक। इसके अलावा जो बिजनेसेस है जिसमें एस कॉर्पोरेशन या LLC आती है, उनकी जो डेडलाइन है वो 15 मार्च है, और बाकी जो रेगुलर कॉर्पोरेशन है वो 18 अप्रैल 2023, उसमें उनको डेडलाइन जो है इन्होंने मुतय्यन की है। इसके अलावा अगर कोई एक्सटेंशन फाइल करना चाहता है तो इसी डेडलाइन से पहले वो एक्सटेंशन 6 महीने का फाइल कर सकता है, उनको उनमें 6 महीने के मज़ीद टाइम उनको मिल जाता है, जो सितंबर 15 और अक्टूबर 15 तक जाता है। अच्छा आसिफ साहब, आपको मालूम है कि दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी महंगाई में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस मरतबा टैक्स की जो शरह होगी वो पिछले साल की निस्बतन ज़्यादा होगी या इसमें कोई कमी की जाएगी? और जो टैक्स रिटर्न होता है इसमें बच्चों के हवाले से कुछ कमी आई है या हुकूमत ने इसमें भी कुछ इजाफा किया है? इसमें यकीनन हर साल ये अपडेट करते हैं अपने टैक्स रिटर्न को, और इन्फ्लेशन के साथ वो जो ना अपने जितनी भी टैक्स हैं उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन बच्चों के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कम्युनिटी वो एक्सपेक्ट करती है कि बच्चों के रिफ़ंड इस बार ज़्यादा होंगे, लेकिन इन्होंने जो पिछले साल थे 3600 पर चाइल्ड, वो जो ना चाइल्ड टैक्स क्रेडिट दे रहे थे, इस बार वो कम हो के 2000 तक आ गए। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हर साल इंक्रीज़ करते हैं, इन्होंने इस साल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाता है। अन इनकम क्रेडिट जो फैमिलीज़ को मिलती हैं वो भी थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज़ किया है ताकि वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो सके। सर, पिछले साल बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे, तो देखने में आया कि अक्सर लोग नुकसान में थे। यानी एक आम आदमी जो कैब चलाता है या मिडिल क्लास का बंदा है तो वो तकरीबन 30-40 हज़ार डॉलर का अपना नुकसान कर बैठा है। तो ऐसे अफराद को जो नुकसान हुआ है इस टैक्स फाइलिंग में किस तरह की उसे कोई रियायत मिलेगी? अच्छा, स्टॉक का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो लॉस उन्होंने किया है क्या वाकई वो रियलाइज लॉस है। मसलन जिन लोगों ने स्टॉक पहले ख़रीदा था, अब वो उनकी वैल्यू तो कम हुई है, लेकिन अब तक ये बेच नहीं चुके हैं। यानी जब तक आप बेचे ना तो वो रियलाइज लॉस नहीं कहलाता। जब आप बेचते हो तब वो एक्चुअल लॉस कहलाता है, फिर उसके बाद टैक्स का प्रोसेस शुरू होता है। अगर वो वेट करते हैं और स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू का पता लगेगा कि वो कब उसकी वैल्यू उस टाइम क्या थी। और अगर वो लॉस में है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि 40,000 लॉस में है और वो स्टॉक वो बेच भी चुका है, तो ये कहलाता है रियलाइज लॉस। अब इस लॉस का जो मैक्सिमम वो क्लेम कर सकता है अदर इनकम के अगेंस्ट वो है 3,000 पर ईयर, बाकी वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। अगर उनकी जो कैपिटल गेन है स्टॉक में, तो ये लॉस उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है।
अच्छा आसिफ साहब, हमारे नाजरीन के लिए एक बात थोड़ी सी वाज़ेह करते हैं कि जैसे अभी आपसे बात हो रही थी कि अगर कोई $40,000 का नुकसान किया हुआ है अपना, तो वो रकम इसी साल में ही एडजस्ट हो जाएगी। और अगर सारा नुकसान एक साथ नहीं दे सकते तो सालाना कुछ अमाउंट होती है जिसके हिसाब से IRS जो है वो छूट देती है। तो वो रकम कितनी होती है जिस पर शहरियों को छूट मिलती है? अगर इन्होंने एक्चुअल लॉस किया है, यानी शेयर जो उन्होंने ख़रीदे थे, स्टॉक ख़रीदे थे, वो वाकई उसकी वैल्यू नीचे गई और ये इन्होंने वो सेल कर दिए, और इनके जो है मज़ीद जो स्टॉक हैं या किसी और जगह से उन्होंने जो ख़रीदे वो कैपिटल गेन वहाँ हुआ है, तो ये लॉस उसके अगेंस्ट तो यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर वो कैपिटल गेन कम हो तो सारा लॉस आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको आपको ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले साल के लिए। और 3,000 की लिमिट होती है अदर इनकम के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अदर इनकम है W2 से या कोई रेंटल इनकम या कोई और इनकम, तो आप मैक्सिमम एक साल में $3,000 ही क्लेम कर सकते हैं। बाकी जितने भी लॉस होंगे आपको इसको ब्रॉड फॉरवर्ड यानी अगले साल ले जाना होगा। अगर आपकी कैपिटल गेन है अगले साल और अदर इनकम है तो उसके अगेंस्ट आप यूज़ कर सकोगे। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइए कि जैसे भी आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से बताया कि अक्सर लोगों ने सरमायाकारी क्रिप्टो करेंसी में भी की हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने में आया है। यानी $60,000 का बिटकॉइन मुस्तकिल गिरावट के बाद $16 तक गिर गया और अब दोबारा $22-23 की तरफ आया है। तो बिटकॉइन की कीमत गिरने से जो नुकसान हुआ है वो अभी स्टॉक मार्केट की तरह होगा या इसमें कोई फ़र्क है? जी, स्टॉक का और क्रिप्टो का जो है ना बहुत बड़ा फ़र्क है। वो ये कि क्रिप्टो को IRS गवर्नमेंट जो है एज अ प्रॉपर्टी डील करती हैं, जबकि स्टॉक में अगर वॉच सेल एक टर्म वो यूज़ करते हैं कि अगर 30 दिनों में अंदर ही आपने एक स्टॉक ख़रीदी और दोबारा वो बेच दी और उसमें आपने लॉस किया है, तो वो लॉस वो आपको अलाउबल लॉस नहीं कहलाता। लेकिन क्रिप्टो में इस तरह नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल आज आपने ख़रीदा और 2 दिन बाद बेच दिया और उसमें आपने लॉस किया, फिर 3 दिन बाद आपने दोबारा ख़रीदा, उसमें आपने प्रॉफिट किया, तो वो लॉस आप उस गेन के अगेंस्ट यूज़ कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमारे लोगों को पता नहीं है। अच्छा आसिफ साहब, आपको भी मालूम है कि कोरोना के 3 साल जैसे गुजरे हैं, बहुत से लोग अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। ख़ास तौर पर जो बिजनेस मालकान हैं और उन्होंने 2022 के दौरान अपने कारोबार में खासा नुकसान जो है वो बर्दाश्त किए। तो हुकूमत की उनके लिए इस बार क्या पॉलिसी है? उनके लिए पॉलिसी तो कोई ख़ास इसमें चेंज नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है जो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, वो ये कि वो जब अकाउंटेंट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोविड में नुकसान किया और वो सारे कॉर्पोरेशन टैक्स लॉसेस में थे, वो जब अकाउंटेंट चेंज करते हैं तो उनको ये लॉसेस बताते नहीं हैं। अब जब बिजनेसेस प्रॉफिट करेंगे तो वो लॉस जो पिछले उन्होंने कोविड में किए थे वो इस प्रॉफिट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉफिट को नीचे लाके कॉर्पोरेशन टैक्स कम दे सकते हैं। ये एज ए एसेट उनके लिए काम कर सकता है। तो मेरा उनके लिए एडवाइस यही होगी, अगर आप अकाउंटेंट भी चेंज करें तो पिछला जितना भी कॉर्पोरेशन टैक्स हैं, जो लॉसेस हैं, वो अपने नए अकाउंटेंट को बताएं ताकि वो ये लॉसेस इस करंट ईयर के प्रॉफिट के अगेंस्ट यूज़ कर सकें। और अगर लॉसेस ज़्यादा हुए हैं और प्रॉफिट कम हुआ तो मज़ीद भी आप फ्यूचर के लिए वो लॉसेस यूज़ कर सकते हैं। नाजरीन, टैक्स फाइलिंग के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में अभी यहाँ वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने टैक्स फाइलिंग के तरीक़ेकार, इसकी आखिरी तारीख, कोरोना वबा में कारोबारी खसारे और क्रिप्टो करेंसी में गिरावट की वजह से नुकसानात और इसके मुमकिना अजाले पर बात की। प्रोग्राम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग के अकाउंटेंट और IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइए कि मुलाजमत पेशा अफराद अक्सर W2 फॉर्म या फिर 1099 पर काम कर रहे होते हैं, तो वो जब टैक्स फाइल करने जाते हैं तो अपना फॉर्म कभी ले जाते हैं तो कभी भूल जाते हैं और टैक्स फाइल कर देते हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि टैक्स फाइल करने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज़ात लाजमी दरकार होती हैं और अगर कोई दस्तावेज़ भूल जाए तो इसका क्या हल है? सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉयर है वो 31 जनवरी तक तमाम लोगों को W2 मेल कर देते हैं, उनको दे देते हैं। इसी तरह 1099 जितने भी ऊबर ड्राइवर हैं या जो ऊबर ईट के साथ काम करते हैं या जितने भी
इसको गिग एम्प्लॉय कहते हैं, उनको 1099 अवेलेबल होते हैं उनके ऐप पर ऑनलाइन। तो उन तमाम को मेक श्योर करना चाहिए कि कहीं जहाँ भी उन्होंने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया है और जिनके साथ काम किया है तो उनका रिकॉर्ड बाकायदा उनके पास हो, उन्हें कांटेक्ट करें। और ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उनको जो है जब एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करे तो उनको ये तमाम इनकम प्रूफ उनको दें। और 31 जनवरी के बाद जब तमाम डॉक्यूमेंट उनके पास आ जाए तब अकाउंटेंट के पास जाए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है टैक्स पेयर में और अकाउंटेंट में होती है, क्योंकि टैक्स पेयर एक्सपेक्ट करते हैं कि अकाउंटेंट ही सब कुछ जानता है, उन्हें ही पता है कि इनकी इनकम कितनी है और कहाँ कहाँ इन्होंने जॉब किए हैं। तो ये अकाउंटेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो तमाम रिकॉर्ड उनके क्लाइंट के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके और वो रिकॉर्ड वहाँ से ले सकें। तो टैक्स पेयर को चाहिए कि जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना सोशल सिक्योरिटी दिया है और उनसे कांटेक्ट करें, वो तमाम डॉक्यूमेंट लें, तमाम डॉक्यूमेंट कंपाइल करें और अपने अकाउंटेंट के सामने रखें और उनके कहें कि यही मेरी टोटल इनकम थी। पिछले साल बहुत लोगों की को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो 1099 भूल गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट जिन्होंने लिया और वो भूल गए थे कि हमने लिया है या नहीं लिया, और वो सिर्फ अपने W2 ही ले आए, अपने अकाउंटेंट को दे दिए और बाद में तमाम को IRS का और न्यूयॉर्क स्टेट का लेटर आया और काफ़ी बिल उनको देने पड़े विद द इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। तो आप तमाम मेक श्योर करें कि आपकी तमाम जितनी भी इनकम है वो उनके प्रूफ आपके पास हो और वो अकाउंटेंट को दे दें। और अगर एक मरतबा आपने फाइल भी कर दिया और बाद में कोई चीज़ आई तो वो भी अकाउंटेंट को इन्फॉर्म करके उनको दोबारा पहुंचा दे, ताकि वो अमेंडेड रिटर्न बना सके और IRS को, न्यूयॉर्क स्टेट को या कोई भी अदर स्टेट को इन्फॉर्म कर सके कि ये इनकम इनसे भूल गए थे और अब ये फाइल करना चाहते हैं। तो बाद में जो जितनी ज़्यादा पेनल्टी और इंटरेस्ट साल बाद या 6 महीने बाद उनको पड़नी है, कम से कम वो कम हो जाएगी और उनको इतना मसला नहीं होगा। अच्छा आसिफ साहब, आपके भी यकीनन इल्म में होगा कि गुज़िश्ता साल इनकम क्रेडिट पर एज रिस्ट्रिक्शन जो थी वो ख़त्म कर दी गई थी। इस साल क्या तरीक़ेकार रखा गया है? इस साल उन्होंने जो 2-3 साल पहले जो रेगुलर एज लिमिट थी वो दोबारा उन्होंने अप्लाई की है। तो मिनिमम एज अन इनकम क्रेडिट के लिए होगी 25 और मैक्सिमम उन्होंने दोबारा सेट की है 65 पर। 65 से जितने भी ऊपर टैक्स पेयर होंगे उनको अन इनकम क्रेडिट इस बार नहीं मिलेगी, और 25 से नीचे जिनकी एज होगी उनको भी अन इनकम क्रेडिट नहीं मिलेगी। जो रेगुलर पहले था, सिर्फ एक साल पिछले साल के लिए उन्होंने 19 से स्टार्ट की थी और ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी थी। कुछ 70 भी हो, 75 भी हो, अगर आपने पैसे बनाए हैं तो आप वो जो है जो क्रेडिट आपका बनता है थ्रेश होल्ड के अंदर वो आपको दे रहे थे। अच्छा ये बताएं कि ओबर या लिफ्ट के जो ड्राइवर हैं उनकी इनकम का तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये अपने अखराजात अक्सर मेंटेन नहीं कर पाते। अब जब टैक्स फाइलिंग के दौरान इनका रिकॉर्ड दरकार होता है तो इसके लिए क्या किया जाए, इसका क्या हल है? इसके लिए जो IRS रिकमेंड करता है वो सबसे पहले तो कहता है कि आपके पास तमाम जो सबूत हैं इनकम और एक्सपेंसेस की वो होने चाहिए। अब हमारे लोगों को मसला ये होता है कि वो छोटी छोटी रसीदों को संभालना और उसको मेंटेन करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मुसलसल आपको पूरा साल करना पड़ता है और ये करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं नॉर्मली अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको रिकमेंड करता हूँ, आजकल तमाम के पास स्मार्टफोन्स हैं, वो जहाँ भी वो रसीद लें उनकी पिक्चर निकाल के वो अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो एक क्रेडिट कार्ड या एक बैंक अकाउंट ऐसा रखें जहाँ से वो तमाम बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं वहीं से पे करें, तो हर महीने उनको मंथली बैंक स्टेटमेंट जब आता है उसमें तमाम एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड होंगे। साल बाद जब भी अकाउंटेंट के पास जाए वो तमाम सबूत भी दे सकता है। इसके अलावा IRS जब भी ऑडिट करे तो तमाम चीज़ें वो हाईलाइट करके दिखा सकता है कि ये देखें ये बिजनेस एक्सपेंस थे और ये मैं एक ही अकाउंट या एक ही क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसी बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा था, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा अगर वो स्मार्टफोन से पिक्चर निकाल के वो रसीद की एक्चुअल पिक्चर भी रखता है तो वो भी प्रिंट आउट करके बाद में साल के आखिर में कंपाइल करके अकाउंटेंट को दे सकता है और अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकता है, क्योंकि 3 इनके पास होना चाहिए। IRS 3 साल के अंदर कभी भी इनको लेटर भेज सकते हैं। उसके बाद भी अगर उनको डाउट होता है तो वो लेटर भेज के पूछ सकता है कि हम आपकी इस ईयर के लिए आपका टैक्स रिटर्न ऑडिट करना चाहते हैं और आप अपने तमाम जो एक्सपेंसेस हैं
और इनकम के प्रूफ हैं वो हमें दें ताकि हम ऑडिट कर सकें। तो इसी तरह अगर वो मेंटेन रखें, इसी आजकल बड़ा इजी है तमाम पिक्चर लेके और इनको एक ही डेबिट कार्ड एक ही क्रेडिट कार्ड रख के तमाम एक्सपेंसेस को यूज़ करें और उनको जो है साल के आखिर में अकाउंटेंट को दें। अच्छा आसिफ साहब, आपको मालूम है कि अक्सर लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ईबे पर चीज़ें बेच रहे हैं, अमेज़ॉन पर जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेसमैन के लिए मौजूदा हुकूमत ने 1099 फॉर्म के हवाले से कुछ तब्दीली की है। वो तब्दीली क्या है, इस हवाले से कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ऑनलाइन जितने भी लोग सेल करते हैं, जिस तरह ईबे है, अमेज़ॉन है, इसके अलावा भी पेपाल के थ्रू वो अगर कुछ सेल करते हैं, कोई उनको इनकम आती है, तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इस साल से वो अगर 600 से ऊपर भी होगी तो उसको 1099 इशू होगा। इससे पहले जो 20,000 तक लिमिट थी, अगर 20,000 तक आप उनसे इनकम आती है तो वो 1099 इशू नहीं कर रहे थे। इस तरह ऊबर ड्राइवर को भी उनको भी ये अप्लाई होता है। तो अभी इन्होंने कहा ये किया है कि वो कह रहे हैं कि अगर इस साल से जब अगले साल वो टैक्स फाइल करेंगे, 600 से जिनकी भी इनकम ज़्यादा होगी ईबे में, अमेज़ॉन में और पेपाल के थ्रू, तो गवर्नमेंट ने तमाम मर्चेंडाइज जो मर्चेंट अकाउंट्स होल्डर हैं उनको बताया कि आप 1099 इशू करोगे। उसका मतलब ये होता है कि वो तमाम इनकम IRS को रिपोर्ट होगी और आपको वो तमाम स्टेटमेंट लेके अपने अकाउंटेंट को देने होंगे ताकि उन पर भी आप जो है टैक्स जो है वो दे सकें। पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था इस साल के लिए, लेकिन ईबे, अमेज़ॉन जो मालिकान है और जितने भी वो यूज़ करते हैं जो सेलर हैं, उन्होंने IRS को रिक्वेस्ट किया, पिटिशन डाली कि प्लीज़ आप ये ना करें, 600 तो बहुत ही कम लिमिट है। तो इसलिए IRS ने इस साल के लिए उन्होंने स्टॉप किया, लेकिन इस साल से वो शुरू होगा। अगले साल 2024 में जब आप 2023 का टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी इनकम टैक्स की क्या लिमिट होनी चाहिए, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। लिमिट से मैं आपकी मुराद है कि मिनिमम इनकम उनकी कितनी होती है जो उनको फाइल करना ही होता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं जब जो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कहते हैं मैंने तो $1,000 ही कमाया और मुझे 1099 मिला है, मुझे शायद फाइल नहीं करना क्योंकि ये तो $1,000 ही है। तो उनको बताना चाहता हूँ कि 400 की लिमिट होती है। 400 अगर आपकी इनकम, नेट इनकम या आपको 1099 इशू होता है 600 से ऊपर, तो आपको टैक्स फाइल करना ही पड़ता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। अच्छा, आखिर में हमारे नाजरीन को टैक्स फाइलिंग के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी बिल्कुल, मैं जनरली एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इन मुल्कों में रहते हैं और ये मुल्क चलते भी टैक्स पर हैं, और हम जितने भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो टैक्स फाइल करें। और टैक्स के बड़े एडवांटेज होते हैं, जितने भी आप सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर टैक्स देते हैं, लॉन्ग रन में आप जब रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलते हैं, और इसके अलावा मेडिकेयर में आपको ये हेल्प करती हैं। आप किसी डिपार्टमेंट जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने टैक्स फाइल किया। आप इवन कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने कोई टैक्स फाइल किया है, उसका रिकॉर्ड दें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग जितनी भी इनकम कमाएं तो इस चीज़ से ना घबराएंगे, पता नहीं टैक्स वाले क्या करेंगे और पता नहीं क्या पूछेंगे। आप अपने तमाम जितने भी इनकम प्रूफ हैं वो जाएं अपने अकाउंटेंट के साथ डिस्कस करें और उनको जितने भी आपके सवालात हैं उनसे पूछें और टैक्स अपना फाइल करें। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस मुल्क में। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हो आप हमसे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर अकाउंटेंट और IRS के एनरोल्ड एजेंट आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। टैक्स फाइलिंग से मुतालिक खासी मुफीद मालूमात उन्होंने फराहम की। यकीनन हमारे वो नाजरीन जो इस साल टैक्स फाइल करेंगे उन्हें ये प्रोग्राम देखकर खासी रहनुमाई भी मिलेगी। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ अली अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।